जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आज का मौजू है लसानियात। लसानियात पर ये पहली क्लास है। तो सवाल नंबर पहला है, सवाल नंबर 1, वो इल्म जिसमें ज़बानों की पैदाइश से मुताल्लिक बात हो उसे क्या कहते हैं? ज़बानों की पैदाइश, क्या पूछा है? ज़बानों की पैदाइश। ज़बानों की पैदाइश से मुताल्लिक बात किसमें होगी? नफ्सियात, लसानियात, तहकीक, तनकीद। तो जब ज़बानों की पैदाइश से मुताल्लिक बात होगी तो इसका हो जाएगा लसानियात। ठीक है ना? यानी ज़बान कैसे पैदा हुई, या जैसे कोई हर्फ है, कोई लफ्ज़ है, कोई जुमला, ये सब बातें, ये सब चीज़ें वजूद में कैसे आई। जैसे बे क्यों कैसे वजूद में आया, ठीक है ना? पे कैसे वजूद में आया, या कोई लफ्ज़ बना, या कोई जुमला बना, यानी ज़बान कैसे बनी। ज़बानों की पैदाइश से मुताल्लिक जब कोई बात होगी तो उसको कहेंगे लसानियात। क्लियर हो गया ना? तो ये हो गया सवाल नंबर 1। अगला सवाल है कि माहिरीन ने दुनिया की ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया? ऑप्शन देखिए, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तो माहिरीन जो है 8 पर ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं और ये इसका जवाब हो जाएगा 8। तो माहिरीन ने पूरी दुनिया की ज़बानों को 8 हिस्सों में तकसीम किया है। समझ आ गया ना? कितने हिस्सों में? 8 हिस्सों में इस तरीके से तकसीम किया है। तो बस याद करना है, माहिरीन ने दुनिया की ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है, बांटा है, इसका जवाब हो जाएगा 8। फिर आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान कौन सी बोली से निकली है? यानी उर्दू जो है वो किस बोली से निकली है? बघेली से, या खड़ी बोली से, या बुंदेली से, या कन्नौजी से? तो उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ठीक है ना? उर्दू जो है खड़ी बोली से। खड़ी बोली से 2 निकला है, एक निकला है हिंदी, एक हिंदी हो गया और एक उर्दू। ठीक है ना? खड़ी बोली से दोनों निकले हैं, तो ये इसका जवाब हो जाएगा क्या? खड़ी बोली। ठीक है। फिर आगे अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान कौन सी बोली से पैदा हुई? ये तो हो गया, ये तो खड़ी हो गया। फिर अगला सवाल है कि मगरबी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? मगरबी हिंदी की पूछा है। मगरबी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? मगरबी हिंदी की टोटल है 5। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 हैं। ये पाँचों याद रखिएगा। ग्रेजुएशन ने जो है ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मगरबी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 5, और पाँचों के नाम आपको याद रहना चाहिए। खड़ी बोली और ब्रजभाषा, फिर बुंदेली, कन्नौजी, एक हरियाणवी भी है। ठीक है ना? इसी तरीके से याद रखिए। और हरियाणवी को जो है जाटों की बोली भी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में जाट लोग रहते हैं, तो हरियाणवी को जाटों की बोली भी कहा जाता है। ठीक है ना? उसको जो है बांग्लू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग्लू। हरियाणवी को तो बांग्लू भी कहा जाता है और जाटों की बोली भी कहा जाता है। ये सब याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है ना? जाटों की बोली, इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, इनमें से मशरिकी हिंदी की कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मशरिकी हिंदी में कुल कितनी बोलियां होती हैं। मशरिकी हिंदी में कुल होती हैं 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों तो मशरिकी हिंदी की हैं। इसके अलावा जो एक और है एक्स्ट्रा, वही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा खड़ी बोली। तो इसका जवाब हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है ना? इसमें से इनमें मशरिकी हिंदी की कौन सी बोली शामिल नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा खड़ी बोली। अगला सवाल है कि फितरी या अवामी ज़बान किसे कहा जाता है? फितरी यानी जो आम तरीके से बोली जाती है, या अवामी ज़बान, या गंवारों की ज़बान, या देहाती ज़बान। ठीक है ना? किसे कहा जाता है? ये जो है कहा जाएगा प्राकृत को। ठीक है ना? प्राकृत को जो है फितरी ज़बान, अवामी ज़बान, देहाती ज़बान, गंवारों की ज़बान सब कहा जाता है। ये हो गया। प्राकृत उसे कहते हैं, जैसे तद्भव तत्सम होता है ना, तद्भव जो होता है वो हिंदी होता है, तत्सम जो होता है वो संस्कृत होता है। तो ये प्राकृत समझ लीजिए कि वो हिंदी है और ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगला सवाल। बहुत यहाँ बौद्ध रहेगा, यहाँ जो है रहेगा बौद्ध, यानी बौद्ध मजहब के लोग कौन सी ज़बान बोलते थे? बौद्ध, बुद्ध धर्म है। ठीक है ना? बौद्ध धर्म के लोग, गौतम बुद्ध वाले, कौन सी ज़बान बोलते थे? ये लोग पाली। बौद्ध धर्म के लोग जो है पाली ज़बान बोलते थे और अपना जो मजहबी काम उनका था वो इसी पाली ज़बान में प्रचार वगैरह करते थे। ठीक है ना? अपने मजहब की जो तबलीग करते थे उनकी जो है ज़बान थी पाली। इतना याद रखिएगा। ठीक है? बौद्ध मज़हब पाली, और जैन वाले जो करते थे वो प्राकृत करते थे। फिर आगे अगला सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये तो आप एक नॉर्मल सवाल है, इसको तो आपको पता ही है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। फिर आगे अगला सवाल है कि
इनमें से कौन मुस्तशरिक है? मुस्तशरिक मसूद हुसैन खान, सुनीति कुमार चटर्जी, आलम मसरूर और ग्रेसन। मुस्तशरिक कौन है? मुस्तशरिक किसे कहते हैं? मुस्तशरिक माने ये होता है कि ऐसा अंग्रेज़ या विदेशी कह सकते हैं, ऐसा अंग्रेज़ जिसको हिंदुस्तानी ज़बानों का इल्म हो, उसे कहा जाता है मुस्तशरिक। तो अंग्रेज़ इसमें कौन है? हो जाएगा ग्रेसन। ग्रेसन हो या गिलक्रिस्ट हो या गारसा दतासी हो, ये जो नाम है जो अंग्रेज़ वाले, या स्प्रिंगर हो, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे मुस्तशरिक। क्लियर हो गया ना? तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेसन, ऑप्शन के एतबार से। फिर अगला सवाल है लिसानी जायज़े हिंद किताब का खालिक कौन है? इस नाम से किसने किताब लिखी है? लिसानी जायज़े हिंद, ये किताब लिखी है ग्रेसन ने। किसने लिखी है? ग्रेसन ने लिखी है, और ये है 11 जिल्द में। तो ग्रेसन ने लिखी है लिसानी जायज़े हिंद। क्लियर हो गया? फिर आगे अगला सवाल, रेख्ता के मानी क्या है? रेख्ता के क्या मानी है? गिरी पड़ी ज़बान या भ्रष्ट हुई ज़बान या अवामी ज़बान या फितरी ज़बान? तो रेख्ता के मानी होता है गिरी पड़ी ज़बान। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला वाला, गिरी पड़ी ज़बान। भ्रष्ट हुई ज़बान ये किसके माने हैं? अपभ्रंश के माने होता है। अपभ्रंश के माने होता है भ्रष्ट हुई ज़बान। अवामी ज़बान या फितरी ज़बान ये क्या है? ये किसके माने हैं? ये प्राकृत में आता है। ठीक है ना? ये दोनों क्या है? ये दोनों प्राकृत है। ये दोनों हो जाएगा प्राकृत। प्राकृत के माने हो गए अवामी और फितरी, और ये अपभ्रंश वाला जो है भ्रष्ट हो जाएगा। और रेख्ता के माने होता है गिरी पड़ी ज़बान। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। क्लियर? फिर आगे अगला सवाल, हिंद आर्याय और हिंदी के नाम से किताब किसने लिखी? इंडो आर्यन एंड हिंदी, ये पहले अंग्रेजी में थी, इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ हिंद आर्याय और हिंदी। तो इसको किसने लिखा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है ना? सुनीति कुमार चटर्जी। लिसानियात पर सबसे पहले काम किया इन्होंने, इसी वजह से इनको हिंदुस्तानी लिसानियात का इमाम कहा जाता है। हिंदुस्तानी लिसानियात का इमाम कौन है? सुनीति कुमार चटर्जी। क्लियर हो गया ना? तो इंडो आर्यन एंड हिंदी इंग्लिश नाम है, और उर्दू में इसका नाम है हिंद आर्याय और हिंदी, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला सवाल, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी किताब है? ये मसूद हुसैन खान की किताब है। ठीक है ना? ये मसूद हुसैन खान की किताब है, और ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। ठीक, किसी में 4 है, लेकिन बाद में जो जदीद एडिशन है उसमें 5 अबवाब है। 5 अबवाब जदीद एडिशन में। तो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी है? मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान ने एक नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है दिल्ली के गिरदो नवाह में पैदा हुई है। गिरदो नवाह माने होता है उसके अतराफ़ में, उसके चारों तरफ। सवाल आगे आएगा तो बताएंगे। चलिए आगे अगला सवाल है, रेख्ता का मुअन्नस क्या होगा? रेख्ता का मुअन्नस क्या होगा? भरा हुआ, अंगेख्ता, रेख्ती या अच्छी ज़बान। तो इसका मुज़क्कर मुअन्नस, रेख्ता क्या है? मुज़क्कर है, रेख्ती मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है ना? उर्दू का एक कदीम नाम है रेख्ता। पहले उर्दू ज़बान को रेख्ता कहा जाता था। गालिब मीर वगैरह के ज़माने में रेख्ता कहा जाता था। गालिब का एक शेर है ना कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो वहाँ रेख्ता लफ्ज़ आया ना, तो ये जो है उर्दू को रेख्ता कहा जाता था। क्लियर हो गया ना? और उसका मुअन्नस है रेख्ती। हालांकि रेख्ती जो है शायरी की एक किस्म होती है, एक सिन्फ है। इसमें औरतों के जज्बात का जिक्र औरतों की ज़बान से होता है, तो वो रेख्ती होती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगला सवाल है, लश्करी ज़बान किसे कहा जाता है? लश्करी ज़बान उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, अरबी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उर्दू को लश्करी ज़बान कहा जाता है, क्योंकि जो है जब अकबर के अहद में जो फ़ौज वगैरह हुआ करती थी, उस फ़ौजों में बहुत सारे जगहों के लोग आकर के शामिल होते थे। तो एक मिली जुली ज़बान पैदा हो गई, तो उसको उर्दू या लश्करी ज़बान कहा गया। वहीं अकबर के अहद से उर्दू को लश्करी कहा जाता था। क्लियर है ना? तो लश्करी ज़बान उर्दू को कहा जाता है। फिर अगला सवाल है, उर्दू ज़बान को लफ्ज़ हिंदवी के नाम से मौसूम किसने किया है? तो लफ्ज़ उर्दू को हिंदवी किसने कहा है? मुल्ला वजही, अमीर खुसरो, ज़ियाउद्दीन खुसरो, मसूद साद सलमान। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हिंदवी जो है अमीर खुसरो ने कहा है। ठीक है ना? उर्दू ज़बान को अमीर खुसरो उर्दू ज़बान को हिंदवी किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। मुल्ला वजही ने ज़बान हिंदुस्तान कहा है। मुल्ला वजही की तस्नीफ़ जो सबरस है, उसमें उन्होंने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है। ठीक है ना? और जो मसूद साद सलमान है, इन्होंने उर्दू को हिंदी कहा है, लफ्ज़ हिंदी। ठीक है ना? उर्दू क्या कहा है? हिंदी। इन्होंने हिंदी कहा है, और इन्होंने ज़बान हिंदुस्तान कहा है, और अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगला सवाल,
उर्दू ज़बान को और किस नाम से जाना जाता है? रेख्ती, रेख्ता, मराठी, सिंधी। अभी हमने बताया ना कि ये उसका कदीम नाम है, पुराना नाम है। तो इसका जवाब हो जाएगा रेख्ता। आगे अगला सवाल, इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई। ये कौल किसका है? ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक किताब आब हयात है। क्या नाम है? आब हयात किताब का नाम है। जैसे ही किताब खोलेंगे इसी से शुरुआत होगी, इसी से कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई। आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है और ये इसका जो पहला एडिशन है 1880 में शाये हुआ और इसमें कुल 29 शोरा का जिक्र है। कितने शोरा का जिक्र है? 29 शोरा का इसमें टोटल जिक्र है और ये किताब 5 अदवार पर है, 5 दौर पर मुश्तमिल है। तो आब हयात में कितने दौर हैं? 5। कुल कितने शोरा का जिक्र है? 29। पहली बार कब शाये हुई? 1880 में शाये हुई। ठीक है ना। ये हो गया आब हयात और इसी में ये कौल दर्ज है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। दक्कन में उर्दू, दक्कन में उर्दू किताब का खालिक कौन है? दक्कन में उर्दू के नाम से किसने किताब लिखी है? ये किताब लिखी है नसीरुद्दीन हाशमी ने। किसने लिखी है ये? नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है, ऑप्शन नंबर 4। और उस किताब में उन्होंने बताया है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ठीक है, आगे आते हैं अगले सवाल पर। उर्दू लसानियात, उर्दू लसानियात किताब का खालिक कौन है? उर्दू लसानियात किताब का खालिक कौन है? महमूद खान शिरानी, शौकत सब्ज़वारी, सैयद सुलेमान नदवी और नसीरुद्दीन हाशमी। तो उर्दू लसानियात किसकी है? ये है शौकत सब्ज़वारी की किताब। ठीक है ना। उर्दू लसानियात शौकत सब्ज़वारी। क्लियर हो गया? ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शौकत सब्ज़वारी। महमूद खान शिरानी ने कौन सी किताब लिखी है? लिखी है पंजाब में उर्दू। सैयद सुलेमान नदवी ने कौन सी किताब लिखी है? नकूस सुलेमानी। नसीरुद्दीन हाशमी ने कौन सी किताब लिखी है? दक्कन में उर्दू। ये सारी लसानियाती किताबें हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला हो गया, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शौकत सब्ज़वारी। फिर अगला सवाल है कि दो आबे गंगो जमन को उर्दू का मस्कन किसने करार दिया? दो आबे गंगो जमन, गंगा जमुना के बीच का जो एरिया है वहाँ उर्दू का मस्कन किसने करार दिया? किसने बताया कि उर्दू वहाँ पैदा हुई? तो ये हो जाएगा शौकत सब्ज़वारी। ठीक है ना। शौकत सब्ज़वारी का ये कौल है। फिर अगला सवाल है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। ये किसने कहा है? उर्दू खड़ी बोली से निकली है। सैयद सुलेमान नदवी, मसूद। ये इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मसूद हुसैन खान। ठीक है ना। मसूद हुसैन खान इन्होंने बताया कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, निकली। और फिर अगला सवाल है कि उर्दू का ह्यूला वादी सिंध में तैयार हुआ। उर्दू का ह्यूला वादी सिंध में तैयार हुआ, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो है उर्दू सिंध में पैदा हुई। तो यहाँ सिंध आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये सैयद सुलेमान नदवी का कौल है। ठीक है ना। सैयद सुलेमान नदवी ने किताब लिखी थी नकूस सुलेमानी, उसी में उन्होंने बताया है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। ठीक है ना। फिर आगे आते हैं अगले सवाल पर। नकूस सुलेमानी, ये तो हो गया। नकूस सुलेमानी किसने किताब लिखी है? सैयद सुलेमान नदवी ने, अपने नाम की मुनासिबत से। यहाँ देखिए सुलेमान आया तो किताब में आ गया सुलेमानी। ठीक है ना, याद करने में बड़ी आसानी होगी। नकूस सुलेमानी, सैयद सुलेमान नदवी, और इन्होंने बताया कि उर्दू सिंध में पैदा हुई है। फिर आगे आते हैं अगले सवाल पर। अल्लामा शिबली नोमानी का जानशीन इनमें से कौन कहलाता है? शिबली का जानशीन तो इनमें से कौन है? सैयद सुलेमान नदवी और मसूद हुसैन खान, मोहिउद्दीन कादरी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका दुरुस्त होगा। ठीक है। सैयद सुलेमान नदवी, जब अल्लामा शिबली नोमानी का इंतकाल हो जाता है तो उनके बचे हुए कामों को जो है सैयद सुलेमान नदवी ने पूरा किया। ठीक है ना। सीरतुन नबी एक किताब थी और 2 जिल्द लिखी थी शिबली ने, और उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हो जाता है तो 5 जिल्द सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं। इस तरीके से कहा जाएगा कि सीरतुन नबी की कुल कितनी जिल्दें हैं? कुल कितनी जिल्दें हैं? 7 जिल्दें हैं, जिसमें 2 शिबली ने पूरा किया था और 5 किसने पूरा किया है? सैयद सुलेमान नदवी ने। ठीक है ना। तो सीरतुन नबी की कुल कितनी जिल्दें हैं? 7 जिल्दें। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं अगला सवाल। अख्तर औरेनवी ने कौन सा नज़रिया पेश किया था? अख्तर औरेनवी ने कहा कि उर्दू मगध में पैदा हुई, उर्दू दिल्ली में पैदा हुई, उर्दू सिंध में पैदा हुई, उर्दू कोहिस्तान की सरहद पर पैदा हुई। ये किसका कौल है? अख्तर शिरानी का कौन सा कौल है इसमें? ये हो जाएगा उर्दू मगध में पैदा हुई, या कह सकते हैं उर्दू बिहार में पैदा हुई। ठीक। तो ये किसका कौल है? अख्तर औरेनवी। अख्तर नाम है और बिहार में औरेन ज़िले से इनका ताल्लुक़ है, इसी वजह से औरेनवी अपने नाम के आगे लगाते हैं। ठीक। तो ये हो जाएगा उर्दू मगध में पैदा हुई, किसने कहा है? अख्तर
और एनवी ने। और फिर एक इसमें एक नया है थोड़ा सा कि उर्दू कोहिस्तान की सरहद पर पैदा हुई। ये बात किसने कही थी? ये बात कही जमील जालबी ने कही है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो जवाब है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उर्दू मगध में पैदा हुई अख्तर और एनवी। फिर अगला सवाल, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये बात किसने कही थी? पंजाब में, उर्दू पंजाब में पैदा हुई ये बात कही है महमूद खान शीरानी। महमूद खान शीरानी के बेटे का नाम था अख्तर शीरानी, जिनको शायर रोमान कहा जाता था। शायर रोमान कौन है? अख्तर शीरानी, ठीक है। उनके वालिद का नाम महमूद खान शीरानी। और इन्होंने एक किताब लिखी है पंजाब में उर्दू, उन्होंने उसमें बताया कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला सवाल है, फिर अगला है कि मगधी प्राकृत में रे की आवाज़ किस आवाज़ में तब्दील हो जाती है? ध्यान से देखिए, मगधी, मगध माने बिहार, यानी बिहार की प्राकृत में, बिहार की बोली में रे की आवाज़ किस आवाज़ में बदल जाती है? यानी मगधी प्राकृत में रे नहीं होता है, ठीक है ना। मगधी प्राकृत में क्या होता है? मगधी प्राकृत में रे नहीं होता है और रे की आवाज़ लाम में बदल जाती है। मतलब अगर वहाँ रे आ गया तो समझ लीजिए रे की जगह लाम वहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया कि राजा, क्या काम ने? राजा। अब वहाँ रे की आवाज़ किस में बदल जाएगी? लाम में, तो क्या पढ़ेंगे? लाजा, ठीक है ना। तो ये मगधी प्राकृत की खसूसियत है, यानी बिहार की खसूसियत है या मगधी प्राकृत की खसूसियत है कि वहाँ की प्राकृत में रे नहीं है, वहाँ की प्राकृत में रे नहीं है। रे की जगह जो है जब बोला जाता है तो लाम की आवाज़ निकलती है, ठीक। अरे जैसे वहाँ पे देखिए दक्कन में जो है बड़ा काफ नहीं है, बड़ा काफ वहाँ नहीं है, बड़ा काफ की जगह खे निकलता है वहाँ पे, बड़ा काफ की जगह क्या निकलता है? खे निकलता है। जैसे हमने कहा कि बंदूक, क्या कहा? बंदूक, तो बंदूक सही वर्ड है, लेकिन वहाँ काफ नहीं निकलता, वहाँ खे निकलता, तो बंदूक कहेंगे वहाँ पे, बंदूक खे निकलेगा। जैसे संदूक, तो संदूक कहेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो दक्कन में काफ की आवाज़ खे में तब्दील हो जाती है और बिहार में मगधी प्राकृत में रे की आवाज़ लाम में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल देखिए, इसका जवाब हो जाएगा रे। फिर आगे है, बिहार में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिका के नाम से किताब किसने लिखी है? ये लिखी है अख्तर और एनवी ने। अख्तर और एनवी इसका जवाब हो जाएगा। और इसमें उन्होंने बताया कि उर्दू बिहार में पैदा हुई या उर्दू मगध में पैदा हुई। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे अगला सवाल है कि कौन सी प्राकृत को आर्य लोग हकारत की नज़र से देखते थे, यानी नापसंद करते थे? तो ये मगधी प्राकृत को। किस प्राकृत को? मगधी प्राकृत को। आर्य जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में थे, ठीक है, और जो है हुकूमत कर रहे थे वहाँ से बैठ करके, और उनके रीच से यानी उनके पहुँच से जो है मगध काफ़ी दूर था, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे आर्य लोग, और हर जगह ध्यान दे लेते थे। तो इसको जो है इन्होंने, ये आर्य लोग हकारत की नज़र से देखते थे कि यहाँ की ज़बान अच्छी नहीं है, उसको जाने दीजिए, ठीक है ना। तो कौन सी प्राकृत को आर्य लोग हकारत की नज़र से देखते थे? मगधी प्राकृत को। क्लियर हो गया। चलिए आगे अगला सवाल, कौन सी प्राकृत को बौद्ध मजहब के लोगों ने अपनाया था? बोली क्या थी? पाली ज़बान में करते थे। अब प्राकृत की जब बात आएगी तो अर्ध मगधी, ठीक है ना। अर्ध हिंदी में कहा जाएगा अर्ध और उर्दू में कहेंगे अर्ध। तो अर्ध मगधी प्राकृत को जो है गौतम बुद्ध ने या अशोक के शिलालेखों का जिक्र भी जो है अर्ध मगधी ज़बान में मिलेगा, ठीक है ना। अर्ध मगधी प्राकृत को ही अशोक ने अपनाया था। इलाहाबाद में जो कुतबा है, जो खम्बे है जिसमें खुरद कर लिखा हुआ है, वो जो है अर्ध मगधी में लिखा हुआ है, अशोक के शिलालेख वगैरह, ठीक है ना। चलिए तो कौन सी प्राकृत? ये बौद्ध मजहब वाला अर्ध मगधी हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है कि हिंदुस्तानी लसानियात किसकी किताब है? हिंदुस्तानी लसानियात, ये मोहिद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। हिंदुस्तानी लसानियात, हिंदुस्तानी सौतियात, हिंदुस्तानी फ़ोनीमियात, ये सारी किताबें किसकी है? ये है मोहिद्दीन कादरी ज़ोर की। इनको जो है माहिर दक्कनियात कहा जाता है। माहिर दक्कनियात किसे कहा जाता है? मोहिद्दीन कादरी ज़ोर पर इन्होंने दक्कन पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने एक रिसाला निकाला था, मोहिद्दीन कादरी ज़ोर ने सबरस के नाम से। किस नाम से? सबरस के नाम से एक रिसाला जारी किया था, और उसके जो है बाद ये रिसाला अभी तक चल रहा है, और इसके मौजूदा मुदीर जो है, मौजूदा एडिटर जो है यस ए शकूर है, ठीक है, यस ए शकूर। चलिए आगे अगला सवाल, उर्दू का इब्तदाई ज़माना, ये किसकी किताब है? ये किताब है शमसुर रहमान फ़ारूकी की। उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी किताब है? शमसुर रहमान फ़ारूकी। शमसुर रहमान फ़ारूकी को जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कहा जाता है, ठीक है ना। अब इन्होंने एक रिसाला निकाला था शब खून के नाम से।
शबे खून के नाम से इलाहाबाद से एक रिसाला जारी किया था, जो कि बहुत ही मशहूर है। इसको याद कर लीजिएगा। शबे खून किसका रिसाला है? शमसुर रहमान फारूकी का। इन्होंने ही निकाला और इन्हीं की ज़िंदगी में ही जो है ये चला और उसके बाद बंद हो गया। इसकी हिदायत किसी दूसरे ने नहीं की थी। तो शबे खून जदीदियत ने इस रिसाले में खूब फ़रोग पाया। तो जदीदियत को नुमाइंदा नक्काद शमसुर रहमान फारूकी। शबे खून किसका है? शमसुर रहमान फारूकी का। उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा कब मिला? 1835। ठीक है ना। बाज़ किताबों में 32 लिखा है, लेकिन 1835 दुरुस्त है। आब हयात आप उठाएंगे देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि 1835। तो उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा कब मिला? 1835। या कह सकते हैं कि उर्दू दफ्तरी ज़बान कब बनी? तो 1835। ठीक है। अगला सवाल, मुग़लों के अहद में सरकारी ज़बान क्या थी? जब मुग़ल लोग थे तो उस वक्त जो है सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। क्लियर हो गया ना। मुग़लों के अहद में सरकारी ज़बान क्या थी? फ़ारसी थी। उसके बाद 1835 में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिल गया, तो 1835 के बाद से सरकारी ज़बान उर्दू हो गई। ठीक है। उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है? उर्दू का रस्मुल ख़त है नस्तालीक। क्या है? नस्तालीक। लिपि जिसे कहते हैं। रस्मुल ख़त को हिंदी में कहते हैं लिपि। जैसे हिंदी क्या है? ब्राही लिपि है। हिंदी कौन सी लिपि है? हिंदी है ब्राही लिपि। ठीक है ना। उसी तरीके से जो है ये उर्दू उर्दू कौन सी लिपि है? नस्तालीक। आगे अगला सवाल, ख़ास फ़ारसी हर्फ कौन कौन से हैं? जैसे उर्दू में जो हरूफ़ ताजी हैं 36 टोटल हैं, तो उसमें 36 में से 36 में से 4 हर्फ ऐसे हैं जो फ़ारसी से उर्दू में आए हैं। तो ये ख़ास फ़ारसी हर्फ हैं, पे, चे, बड़ा जे और गाव। अगर कहें ख़ास हिंदी कौन से हैं तो 3 है, टे, डाल, अड़े, यानी जिनके ऊपर तो बना हुआ है, छोटा छोटा देखिए बना है ना, यानी टे, डाल, अड़े, ये ख़ास हिंदी के हो गए। फिर अगला और आखिरी सवाल है, ज़बान दहली व पैरामंस उर्दू का असल सरचश्मा व मंबा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मूलिद व मंशा। ये कौल किसका है? ये कौल है मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान ने किताब लिखी थी मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। सारी किताब लिखते हैं और जहाँ पर किताब का ख़ात्मा होता है इसी सेंटेंस से होता है, इसी जुमले से होता है कि ज़बान दहली व पैरामंस उर्दू का असल सरचश्मा व मंबा है और हज़रत दहली उसका हकीकी मूलिद व मंशा। ये कौल किसका है? ये है मसूद हुसैन खान का। ठीक है ना। चलिए लिसानियात आज हुआ, इसके बाद अगला फिर पढ़ाएंगे। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।